हेलो, मैं मनोज कुमार गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और आप ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चल रहा है आपका पेपर फर्स्ट, इसमें यूनिट नंबर 3 आपका स्टार्ट हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, कोवलेंट बॉन्ड जो कहते हैं उसे सहसंयोजक बंध भी आपने कहते हैं। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ऐसे तो हर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कोवलेंट बॉन्ड जो है असली मेन थीम यही है, जो समझने में सहायता करती है कि किस प्रकार से एक एटम दूसरे एटम से मिलकर बंध बनाता है और किस प्रकार से बंध बनाता है, उसकी क्या शर्तें होती हैं, क्यों बंध बनाता है, इलेक्ट्रॉन का क्या रोल रहता है, किस प्रकार से वो आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर पाते हैं, और आगे कितना मजबूत दृढ़ बॉन्ड रहता है कि नहीं रहता है। तो इस समस्त बातों की जो आपकी उतार चढ़ाव दिमाग में जो आते रहते हैं, सभी का जो हल है यहाँ पे निकलेगा। इस चैप्टर को आप बड़े ध्यान से समझ के चलिए। जरूर नहीं है हम कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो दोबारा उसको नहीं पढ़ाएंगे। एक टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, उसके बाद में उसी टॉपिक पर या उससे मिलते जुलते टॉपिक पर हम जहाँ चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं समझ में आता है दोबारा क्लियर करेंगे। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स अलग अलग प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम के जितने बच्चे हैं उनको ध्यान से बता दूं कि ई कंटेंट आपको उनको भिजवा दिया जाएगा, जिसे पढ़कर भी इसी हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम के द्वारा जो है वो ई कंटेंट भिजवा दिए जाएंगे, ताकि आप उसको पढ़कर समझ सकें। देखिए, कोवलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध। अब आपको इसके अंदर पूरा लेके चलते हैं शुरू से, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। ये आपका बुक का जो चैप्टर है, यहाँ से ये स्टार्टिंग होता है कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो ये आता है, कोवलेंट बॉन्ड किसने बताया, नाम किसने बताया। दूसरी बात, ये क्या है। और फिर इसके बाद में ये किस सिद्धांत पर डिपेंड कार्य करता है, आखिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये इसको समझिए बात को। सह संयोजक बंध को उसका नाम लैंगम्यूर ने दिया। दो समान विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य हमेशा नॉन पोलर सह संयोजक बंध बनता है। भाई, जैसे H और H के बीच H2 हो गया, N और N के बीच में N2 हो गया, O2 F2 Cl2 Pr2 I2 इत्यादि। लेकिन जब सह संयोजक बंध द्वारा बंधित परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के होते हैं, तो उनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण यह बंध ध्रुवीय हो जाता है, जिसे ध्रुवीय सह संयोजक बंध कहते हैं। जैसे HF HCl H2O NH3 CO2 SO2 इत्यादि। अगर जब दो तत्वों, और कैसे तत्वों जिसकी विद्युत ऋणता लगभग विद्युत ऋणता में जो अंतर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो अंतर होता है अधिक होता है, तो इसके मध्य हमेशा आयनिक बंध बनता है। लेकिन जब समान और लगभग समान विद्युत ऋणता वाले परमाणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उसके मध्य कोवलेंट बंध का निर्माण होता है। सह संयोजक बंध द्वारा बंधित दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों को का इस प्रकार से जो शेयरिंग होता है कि उन इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का अधिकार बराबर होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंधित परमाणु अपने अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस के रूप में विन्यास प्राप्त करते हैं। भाई, पहली बात तो ये साझेदारी होती है। दो आपके क्या हो गए, HCl जैसे आपका एग्जाम्पल है, तो H का और एक Cl का जो इलेक्ट्रॉन है मिडिल में जाएगा, और ये एक लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन पेयर का जो है निर्माण करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा आपका, ये जो क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से आया है, तो इसमें दोनों का बराबर अधिकार होगा। और इस प्रकार से इस साझे के द्वारा दोनों का अष्टक भी पूर्ण हो जाएगा। अष्टक पूर्ण होने के पश्चात क्या होगा, अष्टक एक का तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा, दो का दोनों तरफ से जब स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा, तो ये HCl अणु का निर्माण करेंगे, और ये HCl जो अणु होता है ये स्थायित्व को प्राप्त होता है। अब आता है संयोजकता बंध सिद्धांत।
अब हिटलर 1927 में दिया गया, ये 1927 मतलब भारत जब आज़ाद हुआ उससे भी पहले दे चुके थे इसको, हिटलर और लंदन में दिया था। बाद में 1931 में पोलिंग और स्लेटर ने क्या किया, इसमें सुधार कर दिया और उसमें बाद में क्या दिया, सह संयोजक बंध का ये आपका चैप्टर, ये जो बात कंसेप्ट दिया, अनुनाद संकर व दिशात्मक गुणों को समझाया। अब ध्यान रखें पोलिंग ने क्या क्या दिया, आपने अभी विद्रुणता जो पढ़ा था वो भी पोलिंग ने बताया, अनुनाद संकरण व दिशात्मक गुण जो थे वो भी आपको उसने बताया। इस कार्य हेतु पोलिंग को 1954 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसलिए नोबेल पुरस्कार जो देने की बात आती है वो किसको दिया गया, पोलिंग को दिया गया। और वो भी कैसे दिया गया, जब इसके नाद संकरण व दिशात्मक गुण के आधार पर। अब आता है इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं, धारणाएं क्या क्या है। पहली बात, संयोजकता कोश या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण में हिस्सा लेते हैं, अतः सह संयोजक बंध निर्माण में भाग लेने वाले परमाणु से में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है, युक्त परमाणु कक्षक आपस में संयोग करके अतिव्यापन द्वारा सह संयोजक बंध को बनाते हैं। अतः अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बंध निर्माण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। और अगला क्या है इसमें, यदि परमाणु की निम्नतम अवस्था या ग्राउंड स्टेट में उपयुक्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो तो परमाणु उत्तेजित होकर बंध निर्माण हेतु आवश्यक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। देखिए आपका इसमें ये कार्बन का वो देख लीजिए निम्नतम अवस्था या ग्राउंड स्टेट की अगर बात करते हैं तो ये 2s कक्षक में जो है आपके दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, 2p में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। परंतु अगर एक्साइटमेंट स्टेट में अगर आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो 2s में स्थित है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जाता है और कहाँ चल जाता है, p में चल जाता है। इस प्रकार से 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ये चारों संकरण में भाग लेंगे और इतनी ही संख्या में अणुओं का निर्माण करेंगे। उसे क्या बोलेंगे, 4sp3। जैसे अगर मान लो अगर sp अगर कक्षक है और उसमें बंध बनाने में भाग ले लिया और उसके बाद में तो ये क्या कर लेंगे, जैसे 1 2 3, अब ये इसने यहाँ पे क्या होगा, फिर संकरण से पहले और संकरण के बाद में उतनी ही संख्या में आणविक कक्षक बनते हैं। देखिए बंध निर्माण के बाद दोनों इलेक्ट्रॉनों में अंतर नहीं रहता है, पहली बात तो। अर्थात ये नहीं कह सकते हम कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस परमाणु का है। अर्थात बंध निर्माण के बाद में इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देता है। इलेक्ट्रॉन के विनिमय में ये विनिमय जो करता है, इलेक्ट्रॉन का जो विनिमय होता है उससे एक्सचेंज एनर्जी उत्पन्न होती है। ये क्या करती है भाई, बंध को क्या करता है, स्थायित्व स्टेबिलिटी प्रदान करती है। देखिए जो जितना स्टेबल होता है वो उतना ही मजबूत या कहो उतना ही अच्छा अणु का निर्माण करता है। बंध निर्माण के बाद भी परमाणु अपनी पहचान रखते हैं। अब हम इसको एक सरलतम जो उदाहरण है H2 के द्वारा बनना बताते हैं। H2 का बनना किसने बताया, 1927 में हाइड्रा लंदन के द्वारा ये अणु को समझाया गया था। देखिए सबसे पहले तो अट्रैक्शन फोर्स की बात करेंगे, फिर प्रतिकर्षण फोर्स की बात करेंगे। आपको पता है H2 निर्माण, ये जो H2 का अणु होता है इसके निर्माण में 2 हाइड्रोजन परमाणु काम आते हैं। माना एक का नाम Ha है और एक का नाम Hb है और ये दोनों ही कहाँ से आते हैं, अनंत दूर से एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। चलो ठीक है, Ha और Hb इनको नाम दे देते हैं और इनके द्वारा जो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको 1 और 2 नाम दे देते हैं। Ha के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा हमें उसको हम 1 नाम देंगे और Hb के द्वारा जो होगा 2 नाम देंगे।
साई ए तथा साई बी क्रमशः एच ए और एच बी के तरंग फलन है, वेव फंक्शन ऑफ, ठीक है। और इस प्रकार अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप आते ही हाइड्रोजन परमाणु के मध्य दो बल कार्य करते हैं। सबसे पहले तो आता है इसमें अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स। यदि ए और बी क्रमशः एच ए और एच बी से संबंधित नाभिक है तो आकर्षण बल नाभिक ए और इलेक्ट्रॉन 1 और 2 तथा नाभिक बी और इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के मध्य कार्य करते हैं। प्रतिकर्षण बल ये कहाँ से कहाँ लगेगा भाई? प्रतिकर्षण बल की बात अगर करते हैं, रिपल्सिव फोर्स की बात करते हैं, तो प्रतिकर्षण बल हमेशा 1 और बी तथा इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के मध्य कार्य करता है। इस प्रकार समीप आते हाइड्रोजन परमाणुओं के कक्षों के मध्य अतिवाहन होने लगता है और एक निश्चित दूरी जिसे साम्यावस्था दूरी कहते हैं आरओ कहलाती है। ये आकर्षण, यहाँ पर क्या आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों एक दूसरे को क्या बैलेंस कर लेते हैं। एक सिग्मा मोमेंट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन का जो चक्कर होता है स्पिन, वो क्या होता है एक ही दिशा तथा विपरीत दिशा में हो सकता है। डिपेंड करता है कि इस पर स्थिति कौन सी लागू होती है। देखिए स्थिति नंबर 1 की अगर बात करते हैं, स्थिति 1 की अगर बात करते हैं तो आप देखो कि ये चित्र बता रखा है। इस चित्र में साफ साफ बता रखा है कि एक ये तो वक्र एक है जो कि ऊपर से नीचे सीधा सीधा डाउन होता जाता है इसका, जबकि दूसरा वो एक साथ गिरता है और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता भी है। तो इससे पूरे से क्या निर्माण होता है कि इसके बाद भी यदि हाइड्रोजन परमाणु को निकट लाया जाता है तो उसके नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, करो सेकंड इस बात का सबूत है। और ध्यान रखो इसी प्रकार H2 अणु के लिए यह दूरी जिस प्रकार स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है और साम्यावस्था दूरी R0 अर्थात बंद दूरी तथा इसी दूरी से संबंधित स्थितिज ऊर्जा को H2 अणु की वियोजन ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। देखिए ये आपका सीधी सीधी बात है। एच ए और एच बी 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अगर एच ए और बी है तो स्थिति चेंज करने के लिए 2 और 1 कर देते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों क्या बन जाते हैं कोवलेंट स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और इसके बाद में क्या आता है साई का मान आता है साई ए का साई ए 1 और साई 2। और ये जो क्या है यदि 1 और 2 संरचनाओं की तरफ फलनों और से साई 1 और साई हो तो साई 1 बराबर साई ए और साई 2 इस प्रकार क्या करता है ये पूरा एक फलन है जिसे आप ढंग से इसको पढ़ लीजिए और कंप्लीट हो जाएगा। सुधार की जो गुंजाइश वाली बात होती है देख लेते हैं। परिकलित तथा प्रायोगिक मानों की असमानता को देखते हुए और पोलिंग ने सुझाव दिया कि हाइड्रोजन अणु में सहसंयोजक गुणों के साथ साथ आयनिक गुण भी होते हैं। पोलिंग के अनुसार हाइटलर द्वारा प्रस्तावित सहसंयोजक संरचना 1 व 2 के अतिरिक्त 2 अन्य आयनिक संरचनाएं 3 व 4 संभव होती है। इन संरचनाओं में 2 इलेक्ट्रॉनों को एक ही साथ किसी एक हाइड्रोजन नाभिक के समीप देखा जा सकता है। सीधी सीधी बात है, अगर आपका तरंग फलन साई 1 और साई 2 है तो ये तो संपूर्ण जो होगा वो दोनों के बराबर होगा। और इस प्रकार ये आवाज़ का थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। अब एक बात देखिए, इस पूरे चीज़ में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो आती है संयोजकता बल सिद्धांत की सीमाएं। ये पूरा आपको दोबारा समझाया जाएगा क्योंकि इसके नोट्स अलग से भी बने हुए हैं। ये जो पूरा आपका हाइड्रोजन H2 अणु का निर्माण है इसको दोबारा बताया जाएगा। जब तक आप इसे समझिए संयोजकता बंध सिद्धांत की जो सीमाएं होती है वो क्या क्या होती है। संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा परमाणुओं में बंधन
अणुओं की संरचना व गुणों की व्याख्या संभव है, फिर भी इसकी कई कमियां होती है। कमी नंबर 1 यह है कि उपसह संयोजक बंध में साझे के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही बंधित परमाणु द्वारा दिया जाता है। अतः इस सिद्धांत द्वारा उपसह संयोजक बंध का बनना नहीं समझा जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, O2 व B2 अणुओं के अनुचुंबकीय व्यवहार को इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि पैरामैग्नेटिक व्यवहार को इससे नहीं समझा सकते हम। तीसरी बात है, यह सिद्धांत N2 CO अणुओं के एक्स्ट्रा जो स्टेबिलिटी होती है उनमें, वो उसका क्या कारण है, उसको नहीं समझा सकता। संयोजकता बंध सिद्धांत की सहायता से हम विषम इलेक्ट्रॉन अणुओं तथा आयनों का बनना नहीं समझा सकते, क्योंकि ऐसे अणुओं से कुछ अहमियत इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता। तो इस प्रकार क्या है कि यह क्या है कि इंटरमेटेलिक यौगिकों की बंधन व्यवस्था को नहीं समझा पाता है। और अफवाह ये क्या है कि अणुओं में बंधन की प्रकृति को भी नहीं समझा सकते। और इस प्रकार ये सारा जो आप ध्यान रखें, सीमाएं आपकी पूछी जाएंगी, 5 सीमाएं आपकी जरूर पूछी जाती है। लास्ट सीमा का जो है बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या समावेशित किया गया बाद में। संयोजकता बंध सिद्धांत का विस्तार करके अनुनाद और संकर्ण इसमें समावेशित किया गया है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संयोजकता बंध में दिशात्मक अभिलक्षण, ये दोनों आपको दोबारा से समझाए जाएंगे। और इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि आपको इस हाइड्रोजन जो अणु है इसको समझाना बताया जाएगा। इसके सहारे से आपको आयनिक गुण जो आते हैं। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट रहती है कि एक अणु का निर्माण में क्या क्या चीज़ें आपके काम आती है, वो समझाया जाएगा। थैंक यू।